गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम लोग क्लास 9 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, एनुअल टर्म का। ठीक है, और ऐसा करने से फ़ायदा ये होगा कि जिनका अब मंडे को पेपर है बच्चों का, यानी सेकंड शिफ्ट वालों का, तो उनको एक अंदाज़ा हो जाएगा, एक हिंट मिल जाएगी कि पेपर कैसे आने वाला है और उनको अपनी तैयारी कितनी करनी है। ठीक है, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि भाई जो भी जिनका भी अब मंडे को एग्ज़ाम है वो लोग क्या करें, इस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको। अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये क्लास 9 का है। 3 घंटे आपको टाइम रहेगा, 80 मार्क्स का ये रहेगा। यहाँ पे आम हिदायत कुछ दी गई है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो पहला आपको एक इक़्तिबास दिया गया है जो आपका गैर दरसी है, यानी आपकी किताब से नहीं लिया गया है। ठीक है, अब अगर हम इस इक़्तिबास को देखते हैं तो अब यहाँ पे आपका जो इक़्तिबास है ये आपका आपका एवरेस्ट के ऊपर है ना? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एवरेस्ट के लिए हमारी टीम 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए बज़रिए हवाई जहाज़ रवाना हुई, यानी हवाई जहाज़ के ज़रिए गए। उसके बाद काठमांडू में चंद रोज़ क़याम किया। फिर वहीं पे हमने क्या करा, वहीं से हम लोग ज़ेरी के लिए रवाना हुए। वहाँ से हम मज़े में पैदल सफ़र करते हुए 8 दिन में नामचे बाज़ार पहुँचे। नामचे बाज़ार जो है वो आपका शहर पोलैंड का एक अहम हिस्सा है। ठीक है, इसके बाद देखिए लिखा है, यहीं मैंने पहली बार एवरेस्ट को देखा था। ठीक है, नेपाली लोग उसे सागर माता कहते हैं। ठीक है, एवरेस्ट पर टकटकी बांधे हुए बर्फ़ के एक बहुत बड़े तर्रे को देख सकती थी। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको एवरेस्ट के बारे में दिया गया है, जो कि चोटी से देखिए लिखा है ना, फेरे की तरह लहराते हुए मालूम हो रहा था। ठीक है, ये बर्फ़ जो है आपका 10 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा लंबा हो सकता था। ठीक, अब यहाँ देखिए एवरेस्ट के लिए टीम दिल्ली से कहाँ के लिए रवाना हुई थी, तो काठमांडू के लिए हुई थी पहले तो, है ना? ये देखिए। इसके बाद अगला सवाल, अगर आपने यही जवाब दिया तो आपको नंबर मिल जाएँगे। ठीक है? अगला देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ज़ेरी से नामचे बाज़ार तक के लिए कैसे और कितने दिनों में सफ़र हुआ था? तो अभी आपने पढ़ा था पैदल किया था और वो भी 8 दिन में। यहाँ देखिए लिखा है ना? हाँ, ये रहा देखिए, पैदल किया था, है ना? और वो भी 8 दिन में। तो ये यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाइए। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है, कौन-सा बाज़ार जो है यहाँ का वो था, तो यहाँ पे आपको पता है नामचे बाज़ार था। ठीक है? नेपाली लोग मतलब एवरेस्ट को क्या कहते थे, तो सागर माता कहते थे, अभी आपने पढ़ा है। ठीक है? इसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है, चोटी से क्या फेरे की तरह लहराता हुआ मालूम हो रहा था, तो क्या लहराता हुआ मालूम हो रहा था? आपको पता है बर्फ़ का एक बड़ा तर्रा था पूरा, है ना? वो लहराता हुआ मालूम हो रहा था। अब अगर आपने वो किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन दिया गया था, आप ये वाला भी कर सकते थे। हमारी दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया है ना? यानी ये आपका साइंस से रिलेटेड दिया गया है। तो अब देखिए लिखा है, ज़िंदगी के हर शोबे में साइंस की ज़रूरत और अहमियत है। ठीक है? साइंस के फ़रोग़ ने इंसान की ज़िंदगी को आसान बना दिया है। साइंस हमारे इक़्तिदारी, है ना, समाजी, इल्मी, तफ़री ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। यानी हर तरह से साइंस जो है वो तरक्की कर रहा है और हमारी ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। साइंसदानों ने बहुत सी ऐसी इजादात की हैं जिनके बगैर ज़िंदगी गुज़ारने का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं है। यानी अब आप सोचिए, क्या आप मोबाइल के बिना या यूट्यूब के बिना अपनी ज़िंदगी को तसव्वुर कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। इसी तरह से ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। लिखते हैं, उनमें से एक क्या है, मोबाइल है, जो आज हर इंसान के साथ है ना? और मजबूरी भी बन गया है। अगर हम एक दिन भी अपना मोबाइल घर भूल जाएँ तो मम्मी भी परेशान कि पता नहीं कहाँ पहुँचे होंगे, है ना? या एक दिन भी इंटरनेट नहीं चले तो आप लोग परेशान, मैम वीडियोज़ नहीं आई अभी तक, है ना? तो ये सब चीज़ें क्या हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन गई हैं जिसे अब हम दूर नहीं कर सकते। ठीक है? आगे देखिए लिखते हैं, पहले ज़माने में ख़बर पहुँचने में काफ़ी वक्त लगता था। क्यों? क्योंकि मोबाइल वगैरह होता नहीं था। तो हमने ख़त लिखा, फिर वो पोस्ट ऑफिस जाएगा, फिर डाकिये लेके जाएंगे, फिर वो वहाँ पहुँच के फिर वहाँ से डाकिया जो है वो उनके घर तक पहुँचाएगा। तो काफ़ी लंबा अरसा लग जाता था। ठीक है? लेकिन मोबाइल के ज़रिए अब फ़ौरन से हम इत्तिला को भेज सकते हैं, है ना? इसके अलावा मोबाइल के ईजाद ने पूरी दुनिया को एक गाँव में तब्दील कर दिया है। ठीक? लिखते हैं, इस वक्त हमारी दुनिया किस चीज़ की दुनिया है? तो किस चीज़ की दुनिया हो गई? साइंस और टेक्नोलॉजी की। ज़िंदगी के हर शोबे में किस चीज़ की ज़रूरत और अहमियत आ गई है? तो साइंस की आ गई है। ठीक? साइंसदानों ने क्या किया है?
तो साइंसदानों ने क्या की है, इजादात की है, ज़ाहिर बात है साइंसदान है तो वो इजाद ही करेंगे। इसके बाद आ जाइए, मोबाइल इंसान की ज़रूरत के साथ और क्या बन गया है, मजबूरी भी बन गया है, ठीक है। इसका लिखा है किस चीज़ ने पूरी दुनिया को एक गाँव में तब्दील कर दिया है, तो मोबाइल ने पूरी दुनिया को एक गाँव में तब्दील कर दिया है। तो देखिए ये थे आपके आज के जवाब, ठीक। अगर आपने इनमें से दोनों में से कोई भी एक को करा है तो आपको 5 नंबर मिल गए। अब यहाँ फिर से आपका गैर दरसी शेरी इक़्तिबास दिया गया है, ठीक। ये लिखते हैं खुद भी पढ़ो बनने के लिए आलिम और कामिल, ठीक है। अनपढ़ कोई मिल जाए तो उसको भी पढ़ा दो, हो इल्म तो फिर क्या नहीं इम्कान में तुम्हारे, तुम चाहो तो जंगल को भी गुलजार बना दो, कांटों को जहालत के अलग काट के फेंक दो, ठीक है। तुम इल्म के फूलों से नया बाग खिला दो। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कहते हैं कि खुद भी पढ़िए, है ना, किस लिए, आलिम और कामिल बनने के लिए, इसलिए नहीं कि हम डिग्री हासिल करेंगे, इसलिए बनिए, पढ़िए कि आप एक अच्छे इंसान बन सके, है ना। लिखते हैं और अगर कोई जाहिल मिल जाए, कोई अनपढ़ मिल जाए तो उसको भी आप पढ़ाइए, ठीक है। हो इल्म तो फिर क्या नहीं इम्कान में तुम्हारे, यानी अगर तुम्हारे हाथ में इल्म है तो तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, तुम चाहो तो जंगल को भी गुलजार कर सकते हो, है ना। काटो, जो जहालत के कांटे हैं उनको निकाल कर फेंक दो, तुम चाहो तो क्या है, इल्म के फूलों से एक नया बाग बना दो। लिखते हैं है मुल्क में तफरीक जहालत के सबब, यानी आप देखिए मुल्क में जितने भी लोग हैं ना, जो तफरीक करेंगे, फ़र्क करेंगे, चाहे वो किसी भी बिहाफ पर करें, लड़का लड़की में करें, किसी मज़हब को लेकर करें, किसी जाति को लेकर करें, तो वो सब लोग जाहिल ही होंगे, वो पढ़े लिखे हो ही नहीं सकते। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक टीचर आपसे ये कभी नहीं कहेगा कि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप लड़का हैं, आप लड़की हैं, आप गोरे हैं, आप काले हैं, कभी नहीं कहेगा। लेकिन हाँ, जो जाहिल मिलेंगे ना, वो ज़रूर इन चीज़ों में तफ़रीक़ करते नज़र आएँगे। तो यही कहते हैं कि मुल्क में जो तफ़रीक़ है वो जहालत के सबब है। अगर आप पढ़ते हैं, है ना, तुम इल्म की क़ुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो, यानी आप पढ़ो, आलिम बनो और ये जो झगड़ा बेफुज़ूल का चल रहा है इसे ख़त्म कर दो। बेइल्म का जीना भी कोई बेइल्म का जीना भी क्या है, एक किस्म का मरना है, जैसे तन बेरूह जला दो या दबा दो। मतलब अगर इंसान के पास इल्म नहीं है तो वो मुर्दा है ना। जिस तरह से इंसान के मरने के बाद उसके जिस्म को चाहे दबा दिया जाए मिट्टी में या उसे जला दिया जाए, कोई असर नहीं होता। इसी तरह से अगर इंसान पढ़ा लिखा नहीं है तो उसका भी जिस्म उसी तरह है, बेरूह की तरह, ठीक। लिखते हैं शायर को किसको पढ़ाने की बात कर रहा है, तो शायर किसको पढ़ाने की बात कर रहा है, को यहाँ बीच में एक एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है। तो अनपढ़ को, किसको, अनपढ़ को। किसकी मदद से जंगल को भी गुलजार बनाया जा सकता है, तो इल्म की मदद से जंगल को भी गुलजार बनाया जा सकता है। अगला लिखा है शायर ने किस तरह के कांटों को काट फेंकने के लिए कहा है, तो जहालत के कांटों को, ठीक है। मुल्क में तफरीक की वजह क्या है, तो इसकी वजह भी जहालत है, ठीक है। बेइल्म का जीना कैसा है, तो बेइल्म का जीना जो है एक किस्म का मरना है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगर आपने ऊपर वाले 5 सवाल करे तो ठीक, नहीं तो आप ये नीचे वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि या का मतलब होता है ऑप्शन, ठीक है सब ज़बानों में प्यारी उर्दू, है सबसे मीठी न्यारी उर्दू, ये धूम इसकी यहाँ वहाँ है, ये पहुँची अब तक जहाँ जहाँ है, बताओ कैसे कहाँ कहाँ है, ना इससे अच्छी कोई ज़बां है, ठीक है। यानी हमारे उर्दू की बात हो रही है। ये मेवा ले मन को एक पल में, ठीक है, यानी 1 मिनट में मन को मोह लेती है, मोह लेना मतलब मुतासर कर लेना एक तरह से, ठीक है। ये उतरे फ़ौरन ही सबके दिल में, हमारे कानों में रस वो घोले, हमारे आगे जो उर्दू बोले, ठीक है। यानी यहाँ पे उर्दू ज़बान की तारीफ़ की जा रही है। तो लिखते हैं मज़कूरा बाला अशार किस ज़बान की बात कर रहे हैं, तो हमारी प्यारी ज़बान उर्दू की बात कर रहे हैं। किस ज़बान की धूमधाम है बताइए, तो उर्दू ज़बान की धूमधाम है। कहाँ और ज़बां आपस में क्या है, तो देखिए कहाँ और ज़बां जो हैं वो आपस में हम काफ़ियाँ हैं, ठीक है, दोनों की आवाज़ सेम सेम है, ठीक है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, हम काफ़िया, एक ही लफ्ज़ पे आकर ये ख़त्म हो रहे हैं। अब आगे आ जाइए, अब आप सोचेंगे मैम हम माने है नहीं, ठीक है, क्योंकि दोनों के माने अलग अलग हैं। हम आवाज़ इसलिए नहीं कहेंगे, हम आवाज़ का मतलब होता है जो सुनने में एक जैसे हों, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बोल दूँ सदा और बोल दूँ सदा, ठीक है, ये दोनों ये कहे जाएंगे हम आवाज़, जो सुनने में एक से हैं लेकिन इनके माने अलग अलग हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लास्ट के वर्ड सेम है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, काफिया, ठीक।
कौन सी ज़बान लोगों के दिलों में फ़ौरन उतर जाती है? तो उर्दू ज़बान है, ठीक है। कानों में रस घोलने के क्या माने हैं? यानी सुनने वाले को ना बहुत अच्छा लगे, ठीक है। क्या हो? सुनने वाले को बहुत अच्छा मालूम हो, इसे कहा जाता है कानों में रस घोल देना, ठीक। अब इसके बाद अगर आप देखें, यहाँ आपका दरसी इक़्तिबास है, यानी आपकी किताब से लिया गया है, ठीक है। लिखते हैं, अकबर शाह सानी के ज़माने में एक सौदागर मौला बख्श हाथी को लाया था, उसके फेलबान। अब ये यानी कि अगर आप बात करें तो मौला बख्श हाथी का है, ठीक। चलिए आगे आ जाइए, फटाफट से देखिए ये इक़्तिबास किसका है? तो बहादुर शाह का हाथी। मौला बख्श को किस बादशाह के ज़माने में लाया गया था? तो अभी आपने पढ़ा अकबर शाह सानी के ज़माने में, यहाँ देखिए ये लिखा है, ये देखिए, ठीक है। लाया गया था अकबर शाह सानी के ज़माने में। आगे आ जाइए अगले सवाल पर। बादशाह ने फ़ीलबान को क्या खिताब दिया था? तो बादशाह ने फ़ीलबान को किस चीज़ का खिताब दिया था? अगर आपने देखा तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ये देखिए, फ़ीलबान को मोहब्बत खान, ठीक है, और जहांगीर बख्शी थी, ठीक है। तो इसमें आप आ जाइए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसी से आप लिख लीजिए, ये रहा। सैयद साहब की बेवा का बच्चा कितने बरस का था? तो कितने बरस का था? शायद 1.5-2 साल का था। यहाँ आप देखिए, यहाँ लिखा होगा कि उसने फ़ीलबान को मार दिया था ना, हाथी ने बेकाबू होके मार दिया था, तो उसका छोटा सा बच्चा था। तो देखिए लिखा है 2 डेढ़ साल, 2 ढाई साल का था, ठीक है, 2 डेढ़ साल। तो यहाँ पे आप लगा दीजिए, ये रहा, ठीक है। आगे आ जाइए, यहाँ लिखा है, बच्चे को उसकी माँ ने किसके आगे डाला था? तो मौला बख्श हाथी के आगे डाल दिया था कि इसको भी मार डाल, ठीक। तो ये बहुत आसान था। इसी तरह से देखिए आप लोग का भी आएगा, यानी अब आपको पता ये चला कि जो आपके गैर दरसी इक़्तिबास है उसमें आपको ऑप्शन है नस्र में भी और नज़्म में भी, ठीक है। लेकिन जो आपका दरसी इक़्तिबास है उसमें आपको ऑप्शन नहीं है। और ये टोटल, यानी पहला क्वेश्चन भी 5 नंबर का है, दूसरा क्वेश्चन भी 5 नंबर का है, और तीसरा क्वेश्चन भी 5 नंबर का है, और चौथा क्वेश्चन भी 5 नंबर का है। यानी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो 20 नंबर तो आपको खुले हुए यूं ही मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका इक़्तिबास है, ये आपका शेरी इक़्तिबास है और ये आपकी किताब से लिया गया है। सुनो ये कैसी आवाज़ आ रही है, कोई गांव की लड़की गा रही है, फिज़ा पर बस्तियों पर जंगलों पर धुआंधार एक बदली छा रही है ना। यानी ये एक देहाती लड़की का गीत से लिया गया है, ठीक। तो अब आ जाइए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये शेरी इक़्तिबास किस नज़्म से लिया गया है? तो एक देहाती लड़की का गीत, ठीक है। गाँव की लड़की क्या गा रही है, ठीक है, सॉरी, लड़की क्या कर रही है? तो गा रही है वो, ठीक है। आगे आ जाइए, धुआंधार बदली कहाँ छा रही है? तो कहाँ छाई हुई है धुआंधार बदली? देखिए ये लिखा है ना, ये देखिए, फिजा पर बस्तियों पर जंगलों पर धुआंधार बदली छा रही है। तो कहाँ कहाँ है? फजा पर, बस्तियों पर और जंगलों पर, ठीक है। तो अब आ जाइए, यहाँ लिखा है कहाँ कहाँ छाई हुई है, तो ये आपका यही हो जाएगा, फिजा, बस्ती और जंगल, ठीक है। सरसराहट किसे कहते हैं? तो सरसराहट कहते हैं, हवा की जो आवाज़ होती है ना उसको सरसराहट कहते हैं, है ना। सरसराहट किसकी आवाज़ है? तो सरसराहट हवा की आवाज़ होती है जब हवा चल रही होती है। देखिए यहाँ लिखा है, हवा की सरसराहट से, है ना। तो हवा की आवाज़ को कहते हैं। आगे आ जाइए, यहाँ पे लिखा है, लड़की को किसकी याद आ रही है? तो लड़की को अपने माँ बाप की याद आ रही है, क्योंकि शायद वो कहाँ है? ससुराल में है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ हमारा शुरू होता है आपका तहरीरी महारत, यानी कि लिखने वाला, ठीक है। अब आप देखिए, यहाँ आपको लिखा है कि किसी एक पे आपको लिखना है, ठीक है, कम से कम 200 अल्फाज। 200 अल्फाज का मतलब हो गया 1 से 1.5 सफ़ा। अब यहाँ यौम जमहूरिया के बारे में भी आप लिख सकते थे, किसी सफ़र के हाल के बारे में भी लिख सकते थे, अब मेरा पसंदीदा शख्सियत भी लिख सकते थे। अब देखिए, यौम जमहूरिया का मतलब हो गया सिर्फ 26 जनवरी पर ही लिखना है, ठीक। सफ़र का हाल, आप किसी भी सफ़र का हाल लिख सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है। मेरी पसंदीदा शख्सियत में आप किसी को भी लिख सकते हैं जिससे आपको कोई सबक मिलता है, जिससे आप कुछ सीखते हैं, है ना। ये पसंदीदा शख्सियत आपके उस्ताद भी हो सकते हैं, आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, आपके बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं, है ना। और जैसे पिछले दिनों किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम क्या हम गांधी जी के बारे में लिख सकते हैं पसंदीदा शख्सियत में? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। और किसी एक बच्चे ने पूछा था कि क्या हम विराट कोहली के बारे में लिख सकते हैं? तो जी, आप उनके बारे में भी लिख सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ये वो शख्सियत हैं, ये वो लोग हैं जिनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो पसंदीदा शख्सियत ऐसा ही शख्स होता है, ऐसा ही इंसान होता है जिससे आप कुछ सीखते हैं, ठीक। आगे आ जाइए।
अब यहाँ पे देखिए जमात के जो है आपके क्या है, पंखे दुरुस्त कराने हैं, इसके लिए आपको प्रिंसिपल को क्या करना है, ख़त लिखना है, दरख्वास्त देनी है कि भाई हम लोग की क्लास में क्या करना है, भाई पंखे सही कर दीजिए, ठीक। या फिर आपको क्या करना है, क्लास में फर्स्ट आने पर अपने छोटे भाई को ख़त में मुबारकबाद भेजनी है। देखिए पहले तो हर बार ये 2-3 चीज़ें ही आपकी रिपीट हुआ करती थी, लेकिन इस बार से इन्होंने थोड़ा-सा पैटर्न चेंज कर दिया है, वरना तो हर बार सेक्शन तब्दील, फ़ीस माफ़ी यही 2-4 एप्लीकेशन थी जो आपकी आया करती थी। इस बार इन्होंने पंखे चेंज कराने के लिए दे दिया है, या फिर आपसे लाइब्रेरी में बुक मँगाने के लिए, या उर्दू का अखबार मँगाने के लिए, तो इस तरह से दिया है। तो आप लोगों से मैं ये कहूँगी कि बेटा आप लोग थोड़ा-सा ना जाके देख लीजिए, ये सारी चीज़ें हमारे चैनल पर अपलोड है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और बाकी अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आता तो वो मुझे कमेंट कर लेगा, मैं उन्हें जवाब दे दूँगी, ठीक है? बाकी पैटर्न सेम ही रहता है, पहले आपको वही लिखना है, बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल साहब या साहिबा, है ना? फिर अपने स्कूल का नाम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें एज़ इट इज़ रहेंगी। लेकिन जहाँ पे आप वो लिखते हैं ना मज़मून, है ना? मज़मून की जगह पे आपको यहाँ क्या कर देना है अब आज कि भई हमें पंखे सही करवाने हैं, ठीक है? और फिर गुज़ारिश ये है कि मैं आपके स्कूल का तालिबे-इल्म हूँ, है ना? और हमारी क्लास में पंखे बहुत ख़राब हो गए हैं, या पंखों की हालत बहुत ख़राब है, या पंखे चल नहीं रहे हैं, गर्मियाँ आ रही हैं, आप लोग से आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है ना? दरख्वास्त है, आपसे गुज़ारिश है कि मेहरबानी करके पंखे को क्या कर दें, सही करवा दें। ठीक है? इस तरह से आप इसे कर लेंगे। अब यहाँ पे आ जाइए, अगर हम बात करें किसी की भी हालात ज़िंदगी के बारे में आएगा अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है? तो 2-4 चीज़ें आप याद कर लीजिए और उसी के बिहाफ़ पर आप पूरा नोट लिख सकते हैं अच्छे से। नंबर 1, सबसे पहले उस शख़्स का आप नाम याद कीजिए, जैसे आपको जितने भी लोग दिए गए हैं ना, मैंने जो वन शॉट बनाया है उसमें आपको बताया कि कौन इम्पोर्टेंट है, कौन इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक? तो डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में अगर हम बात करें तो आप लिख सकते हैं भई डिप्टी नज़ीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए, ठीक है? कब और कहाँ उनकी वफ़ात हुई, क्या-क्या उन्होंने किया, ठीक है? उर्दू के वो पहले नॉवल निगार तस्लीम किए जाते हैं डिप्टी नज़ीर अहमद, ठीक? तो ये कुछ चीज़ें जो है आपको याद करनी है। बाकी बातें बनाना तो सबको आती हैं, बाकी आप सिंपल सा लिख सकते हैं कि भई उन्हें पढ़ने का बचपन से ही शौक था, उनकी उर्दू बहुत अच्छी थी, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उन्होंने बहुत अहम-अहम रोल अदा किए हैं, सर सैयद अहमद के साथ मिलके उन्होंने बहुत सारे कामों को अंजाम दिया है, ठीक? और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है, हमेशा आपके ऑप्शन में किसी सबक का खुलासा आ जाता है। तो अगर सबक का खुलासा आ जाता है तो आप बेहतर यही है कि सबक का खुलासा कर लें, ठीक है? सबक का खुलासे में जैसे यहाँ लिखा है तिनका थोड़ी-सी हवा से उड़ जाता है। तो पहले आपको बताना है ये तिनका थोड़ी-सी हवा से जो उड़ जाता है ये चैप्टर लिखा किसने है, ठीक है? और फिर आप ये इसका ये नाम रखने के पीछे वजह क्या है ना? तो आपको पता है किस तरह से उक़ाब और मकड़ी के बीच में बातचीत होती है, किस तरह से उक़ाब अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा होता है ना? और मकड़ी अपनी अकड़ में होती है और कैसे हवा आके उसे 1 मिनट में ज़मीन में फेंक देती है। तो ये सारी बातें आपको लिख देनी है ना? पैगाम क्या दे रहा है, मरकज़ी ख़याल क्या है, खुलासा क्या है, सारी चीज़ें एक ही होती हैं, ठीक है? सब में आपको उस स्टोरी को ही समराइज़ करके लिखना होता है, ठीक? आगे आ जाइए। अब यहाँ लिखा है कबीर के हालात ज़िंदगी दोहे वाले पे, ठीक है? आप लिख सकते हैं, अगर नहीं तो नज़्म बहार के दिन है इसमें आप बता दीजिए, ठीक है? जिन-जिन मंज़र का ज़िक्र किया गया उसे बताइए, तो भई बहार के दिन में क्या बताया गया है? बहार के दिन पहले तो आप ये बताइएगा कि ये नज़्म लिखी किसने है? इससे आपको ना एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। 5 नंबर का है भई, 5 नंबर के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो पहले आप लिखिएगा ये नज़्म जो है बहार के दिन ये किसने लिखी है? इसके शायर कौन हैं? ठीक? फिर उसके बाद बताइएगा कि मौसम बहार कहा किसे जाता है? ठीक? ये मौसम कब आता है? फिर उसके बाद बाहर के मौसम में किस चीज़ का ज़िक्र किया गया, तो कल ही जब मैंने आपको वन शॉट रिवीजन करवाया था तो ये बात बताई थी कि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप अपने बिल्कुल कॉमन कहते हैं ना एक अपना सिक्स सेंस जो होता है क्या बोलते हैं उसको लगा के आप सिंपल सा जवाब दे सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी भी नहीं है कि आपने पढ़ा हो, है ना? आप अपनी जनरल नॉलेज से इसका जवाब दे पाएँगे कि भई अगर बाहर का मौसम है तो हर तरफ क्या होंगे, फूल खिले हुए होंगे। फूल खिले होंगे तो उनकी खुशबुएँ भी महक रही होंगी, हर तरफ हरियाली होगी, ठीक है? अब सर्दी का मौसम जा रहा होता है, गर्मी का मौसम आ रहा होता है, तो मौसम भी बहुत अच्छा होता है, ना सर्दी होती है, ना गर्मी होती है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब यहाँ आ जाइए, ये आपका ग्रामर वाला हिस्सा है, यहाँ लिखा है, "ये मेरी टोपी है।" इस जुमले में इस्म क्या है? ठीक है? तो अगर पूछा जाए इस्म, इस्म कहते हैं किसी के भी नाम को, ठीक है? तो यहाँ पे जो इस्म होगा वो क्या हो जाएगी? टोपी हो जाएगी, ठीक है? आपकी मेरी जो है ये आपकी सिफ़त हो जाए, ओह सॉरी ज़मीर हो जाएगा मेरी,
ठीक है। और टोपी, टोपी जो है ये क्या है इसमें, तो इसका सही ऑप्शन टोपी होगा। लिखा है मैं तुमने रोटी खाई है, ये क्या लिखा है, ये मैं नहीं होगा, है ना, यहाँ लिखा होगा तुमने रोटी खाई। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक बहुत है इसमें। तो तुम जो होता है वो ज़मीर के लिए यूज़ किया जाता है, खाई ये वर्ब है, रोटी जो है ये आपका इस्म हो गया, है ना। वर्ब को क्या कहेंगे, फेल। सॉरी, आगे आ जाइए। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसमें से वाहिद की पहचान करनी है। तो वाहिद क्या है बताइए जल्दी से। परिंदे ये भी जमा है, सवालात ये भी जमा है, जवाबात ये भी जमा है। तो वाहिद क्या हो गया, वक्त। ठीक है, वक्त का जमा क्या होता है, औकात। वक्त की जमा को क्या कहा जाता है, औकात। ठीक, आगे आ जाइए। वो रात दिन मेहनत करता है, इस जुमले में रात दिन आपस में क्या है, तो रात दिन आपस में मुतजाद है, यानी उल्टे लफ्ज हैं। ठीक है, देखिए यहाँ अगला क्या लिखा है, अदब, बेअदबों से सीखो। इस जुमले में साबक़े वाले मुरक्कब लफ्ज़ कौन सा है, तो देखिए अदब एक अपने आप में वर्ड हो गया, इसका कुछ नहीं है, से कुछ होता नहीं है, सीखो कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बेअदबों, ये आपका जो वर्ड है ये आपके साबक़े के साथ बना हुआ है। लाहिक़े वाले मुरक्कब लफ्ज़ बताइए, लाहिक़ा कहाँ लगता है, पीछे लगता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये अक्लमंद, यही आपका लाहिक़े वाला है, क्योंकि देखिए नसीब के आगे लगा है खुश, कार के आगे लगा है बे, ठीक है, अदब के आगे लगा है बा, तो लाहिक़ा कहाँ है इसमें, अक्लमंद में। ठीक है, आगे आ जाइए। अब देखिए यहाँ लिखा है घर, मकान, कपड़ा और रोटी। इन अल्फाज में मुअन्नस लफ्ज़ की पहचान कीजिए। अब बताइए, मैंने आप लोग से कहा था इस तरह से अगर पूछा जाए तो अब मुअन्नस मतलब क्या हो गया, लड़की। ठीक है, अब आप क्या करें, जुमला बनाए, घर टूट गया, घर टूट गई, तो टूट गया, तो अब ये तो नहीं हो सकता। मकान बन गया या मकान बन गई, तो मकान बन गया, तो ये भी नहीं हो सकता। कपड़ा फट गया या कपड़ा फट गई, तो कपड़ा फट गया, ये भी नहीं हो सकता। रोटी पक गया या रोटी पक गई, तो रोटी पक गई, है ना, यानी यही जो है लड़की है। ठीक, अब इसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है मुज़क्कर की पहचान करनी है, यानी लड़के की। तो अब आ जाइए, हवा चल रही है, हवा चल रहा है, तो हवा चल रही है, ये नहीं हो सकता। सुबह हो गई या सुबह हो गया, तो सुबह हो गई, ये भी नहीं हो सकता, है ना। रात हो गई या रात हो गया, तो रात हो गई, ये भी नहीं हो सकता। मौका मिल गई या मौका मिल गया, तो मौका मिल गया, तो ये वाला ठीक है, यही मुज़क्कर है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कर सकते थे। आगे आ जाइए। अब यहाँ लिखा है पानी का मुतरादिफ क्या होता है, मुतरादिफ होता है सिनोनियम। ठीक है, हवा हो नहीं सकती, माह मतलब हो नहीं सकता, शब तो रात को कहा जाता है, तो पानी किसको कहा जाता है, आब को। बहुत आसान है चीज़ें, है ना, बहुत इजी पेपर आया है आपका। इसी तरह से आप लोग का भी आएगा। अब आप लोग भी इसी तरह के ध्यान में रखिएगा कि जो चीज़ पूछी गई है, अब जैसे ये मिसाल आपसे पूछी गई है, फूल सा बच्चा, ये तशबीह की मिसाल है, तो आपसे भी इसी तरह से पूछा जाएगा क्वेश्चन एक। ठीक है, अब ये देखिए आपके मुहावरे, मैंने जब आपसे बताया था तब आपसे यही बात कही थी कि एक भी मुहावरा आपके टेक्स्ट बुक से बाहर नहीं आता। आँख से ओझल होना, ये भी आपका बुक वर्क में मैंने कल कराया। टस से मस ना होना, चेहरे का रंग उड़ जाना, भीगी बिल्ली बनना, चारों मुहावरे कल मैंने आपको करवाए हैं वन शॉट रिविजन में। ठीक है, आगे आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे आपका सवाल जवाब आ जाते हैं। लकड़हारे ने खुदा से क्या शिकायत की थी, तो ये क्या कही थी, ये कही थी कि भाई अल्लाह पाक, ये लोग तो देखिए कुछ करते भी नहीं है, आराम करते रहते हैं 24 घंटे, और इतना बहुत सारा पैसा है, और हम सारा दिन काम करते हैं, उसके बाद हमें कुछ नहीं मिलता। ठीक है, मुर्गे की दूसरी टांग निकलने पर खान साहब ने सांप से क्या कहा था, तो मैंने आपको कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई हुश हुश कीजिए, जिस तरह से उसकी निकल आई इस तरह से इस वाले की भी निकल आती। ठीक है, अगला सवाल, उकाब ने आसमान की तरफ देखकर खुदा से क्या कहा था, तो खुदा का शुक्र अदा किया था उसने, है ना। सबक नादान दोस्त के मुसन्निफ कौन है, मुंशी प्रेमचंद है। कहावतों की कहानी किसने लिखी है, ये शायद मोहम्मद मुजीब ने लिखी है, एक बार चेक कीजिएगा आप। अगले सवाल पे आ जाइए, पौधे पर इनायत की नज़र होने से क्या मुराद है, तो मैंने आपको बताया था कि पौधे वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब पौधे पे इनायत की नज़र होने से यही मतलब है कि लोग पौधे को क्या करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, पानी वानी देते हैं, है ना, जबकि घास होती है तो उसे उखाड़ कर फेंक देते हैं। लालच करने से मक्खी को क्या सज़ा मिली थी, तो दोहे वाला चैप्टर है ये। तो आपको पता है कि वो क्या हो गई थी, गुड़ में फंस के रह गई थी बेचारी, और वहीं उसने मतलब मर भी गई थी।
अब यहाँ फिर से देखिए आपको सवाल जवाब देने हैं। कामरानी का राज क्या है? तो मिलजुल कर रहना ही कामरानी का राज है। नज़्म एक पौधा और घास में आपस में क्या कौन दो आपस में बातें कर रहे थे? पौधा और घास में पौधा और घास ही आपस में बातें कर रहे थे, है ना? आदमी पर बाहर का क्या असर होता है? तो आदमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है ना? बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाता है। ठीक है? तो ये सारे आंसर्स मैंने करा दिए थे। ये आपका पेपर है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया होगा पेपर। अब आप मुझे बताइएगा कि कितने एमसीक्यूज़ वगैरह ठीक थे, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन तो ऐसे हैं, अगर आप थोड़ा बहुत लिख के आएँगे तो कुछ ना कुछ आपको नंबर मिल ही जाएँगे। लेकिन एमसीक्यूज़ का ये होता है कि अगर सही है तो सही और गलत है तो गलत, है ना? तो सर आप लोग मुझे एमसीक्यू को कन्फर्म करेंगे कि कितने आपके एमसीक्यू ठीक रहे हैं। और बाकी सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि बेटा आप लोग एक बार वन शॉट रिवीजन को देख लीजिए, और साथ ही जो आपको मैंने चैप्टर वगैरह पढ़ाए हैं तो वो भी देख लीजिए, अब आपको काफ़ी टाइम मिल गया है ना? चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिसने कर लिया है वो अनसब्सक्राइब ना करे प्लीज़, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।